एक रोमांचक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसमें डर, रहस्य और ट्विस्ट का भरपूर मिश्रण है। कहानी उस डरावनी घटना के इर्द गिर्द घूमती है जो मुख्य किरदारों की जिंदगी बदल देती है। पेलिंगटन हाई स्कूल के जिम में उस समय जबरदस्त बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी कड़ा है। टाइम आउट के दौरान कोच अपने दो सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों, मेसन, जिसे सब हॉर्स के नाम से जानते हैं, और डीन को आखिरी पलों में मैच जीतने की रणनीति समझाते हैं। खेल दोबारा शुरू होता है और मेसन शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए लगातार अहम पॉइंट्स बना देता है। लेकिन अचानक उसे अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे कोई दूर से उसे घूर रहा हो। तभी डीन जोर से उसका नाम पुकारता है और मेसन उस अजीब सी तंद्रा से बाहर आ जाता है। घड़ी में बस कुछ ही सेकंड बाकी रह जाते हैं। पूरी टीम की उम्मीद अब मेसन पर टिकी होती है, क्योंकि जीत दिलाने वाला अंतिम शॉट वही लेने वाला है। जैसे ही वो गेंद को बास्केट की तरफ फेंकता है, उसे एक जले हुए आदमी की डरावनी आकृति अपनी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देती है। अगले ही पल गेंद सीधे जाल में जा गिरती है और पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठता है। उसी क्षण वह रहस्यमय आकृति अचानक गायब हो जाती है। कुछ देर बाद मेसन घबराया हुआ अपने लॉकर की तरफ भागता है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ रही होती है। वो लॉकर खोलकर अंदर से एक पुरानी और रहस्यमयी चीज निकालता है। तभी अचानक वही जला हुआ आदमी फिर से उसके सामने दिखाई देता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। डर के मारे मेसन पास रखा भारी केटलबेल उठा लेता है और उस चीज को पूरी ताकत से तोड़ देता है। जैसे ही वो टूटती है, आसपास गूंजती कदमों की आवाजें अचानक बंद हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसके साथी खिलाड़ी उसके पास आते हैं और शानदार जीत दिलाने के लिए उसे बधाई देने लगते हैं। लेकिन उस रात असली डर अभी बाकी था। मेसन जब नहाने के लिए शॉवर में जाता है तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, पर कुछ ही पलों में माहौल डरावना बन जाता है। वही रहस्यमय आकृति फिर से प्रकट होती है और इस बार वो मेसन को आग के हवाले कर देती है। डीन ये सब देखकर स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसके सामने ही उसका सबसे अच्छा दोस्त आग में जलकर खत्म हो जाता है। करीब 6 महीने बाद कहानी एक नई दिशा लेती है। क्रिस नाम की एक लड़की अपने पिता को एक दर्दनाक कार हादसे में खोने के बाद शिकागो से पेलिंगटन शहर आ जाती है। अब उसे अपने अंकल और अपने कजिन री के साथ रहना है। शहर में प्रवेश करते समय रास्ते में उसे एक विशाल स्टील फैक्ट्री दिखाई देती है, जहां री वीकेंड पर काम करता है। उसी के पास एक पुराना चर्च भी नजर आता है। करीब 1 घंटे के सफर के बाद वो घर पहुंचती है। री उसे बड़े उत्साह से स्वागत करता है, जिससे क्रिस थोड़ा चौंक जाती है। री उसका सामान खोलने में मदद करने लगता है। तभी उसे क्रिस के पुराने विनाइल रिकॉर्ड्स दिखाई देते हैं और वो मजाक में उसे थोड़ा पुराने जमाने की पसंद रखने वाली कहकर छेड़ देता है। कुछ देर बाद वो क्रिस को याद दिलाता है कि अगले दिन उसे पेलिंगटन हाई स्कूल में अपने पहले दिन के लिए तैयार होना है। अगले दिन जब वे स्कूल पहुंचते हैं तो कई छात्र क्रिस को उत्सुकता से देखने लगते हैं। री उसे स्कूल के अलग अलग मशहूर ग्रुप्स के बारे में बताने लगता है और सबसे पहले वो ग्रेस और उसके दोस्तों की तरफ इशारा करता है। लेकिन क्रिस की नजर ग्रेस के पास खड़ी एक शांत लड़की पर टिक जाती है। री बताता है कि उसका नाम एली है और वो ग्रेस की करीबी दोस्त है। तभी क्रिस हॉर्स नाम सुनकर पूछती है कि वो कौन था। री समझाता है कि हॉर्स असल में मेसन का निकनेम था, एक छात्र जिसकी हाल ही में मौत हो गई थी। इतने में मेसन के दोस्त डीन और टैनर वहां आ जाते हैं। डीन क्रिस से कहता है कि वो उस लॉकर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्रिस जवाब देती है कि वही लॉकर उसे दिया गया है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल जरूर करेगी। बात बढ़ती देखकर ग्रेस बीच में आ जाती है और डीन से कहती है कि बेकार का तमाशा न करे। ग्रेस को प्रभावित करने के लिए री उसके बालों की तारीफ कर देता है। ग्रेस मुस्कुरा देती है और क्रिस के बारे में पूछती है। री बताता है कि क्रिस उसकी कजिन है और अभी अभी शहर में आई है। डीन व्यंग्य से मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वही नई लड़की है जिसके बारे में उसने कुछ अफवाहें सुनी है। फिर वो ताना मारते हुए कहता है कि लोगों का कहना है कि वो हाल ही में रिहैब से निकली है और किसी तरह अपने पिता की मौत की वजह भी वही बनी थी। ये सुनकर क्रिस का गुस्सा फूट पड़ता है और वो डीन को जोर से लात मार देती है। दुर्भाग्य से उसी समय उनके इतिहास के शिक्षक मिस्टर क्रेवन वहां पहुंच जाते हैं और पूरा हंगामा देख लेते हैं। सजा के तौर पर वो क्रिस, डीन, टैनर और री चारों को डिटेंशन दे देते हैं। एली बीच में बोलती है कि गलती क्रिस की नहीं थी, लेकिन क्रेवन कहते हैं कि उन्होंने सब देखा है और झूठ बोलने के लिए वो एली को भी डिटेंशन दे देते हैं। कुछ ही देर बाद स्कूल की घंटी बजती है। एली डीन के व्यवहार के लिए क्रिस से माफी मांगती है और मदद की पेशकश करती है, लेकिन क्रिस विनम्रता से मना कर देती है। इसी बीच क्रिस अपने लॉकर में एक अजीब सा पुराना कलश देखती है। जिज्ञासा में वह उसे खोलती है और अंदर से खोपड़ी की आकृति से सजी एक रहस्यमयी सीटी निकालती है। वो उसे बजाने ही वाली होती है कि तभी घंटी फिर से बज जाती है, इसलिए वो सीटी अपने बैग में रखकर डिटेंशन रूम की तरफ चली जाती है। जब वो कमरे में पहुंचती है तो मिस्टर क्रेवन हल्के व्यंग्य में कहते हैं, अच्छा हुआ तुम आ गई, क्राइसैंथेमम। उसका पूरा नाम सुनकर डीन हंसने लगता है। जैसे ही क्रिस अपना बैग मेज पर रखती है, उसके अंदर से वो सीटी फिसलकर बाहर गिर जाती है
और टेबल पर टकराकर आवाज करती है। डीन तुरंत मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या स्कूल में ड्रग पाइप लाने की अनुमति है। क्रिस तुरंत सफाई देती है कि ये पाइप नहीं है। मिस्टर क्रेवन उसे इशारा करके कहते हैं कि वो सीटी उन्हें दे दे। क्रिस बताती है कि उसे ये अपने लॉकर में मिली थी। क्रेवन उस वस्तु को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि उस पर बनी नक्काशी शायद प्राचीन माया सभ्यता की भाषा जैसी लगती है। वो उस पर लिखे शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि एक शब्द का मतलब होता है किसी चीज को पुकारना, लेकिन एक दूसरा शब्द उन्हें समझ नहीं आता। तभी ग्रेस अपने लैपटॉप में उसे खोजती है और बताती है कि उसका अर्थ है मृतकों को बुलाना। जब क्रिस सीटी वापस लेने की कोशिश करती है तो क्रेवन उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि शायद ये एक कीमती ऐतिहासिक वस्तु हो सकती है, इसलिए फिलहाल वो इसे अपने पास ही रखेंगे। इसके बाद वो डिटेंशन जल्दी खत्म कर देते हैं। कुछ देर बाद ग्रेस सबको अपने घर पर होने वाली पूल पार्टी के लिए बुलाती है। वो मजाक में री से पूछती है कि क्या उसे उस पर क्रश है, क्योंकि वो लगातार उसे देखे जा रहा है। री थोड़ा झेमते हुए सिर हिला देता है। उधर दूसरी तरफ मिस्टर क्रेवन उस सीटी के बारे में और जानकारी निकालते हैं और पता चलता है कि उसकी कीमत लगभग $35,000 तक हो सकती है। उसकी हालत जांचने के लिए वो खुद सीटी बजाकर देखते हैं। जब आवाज सही निकलती है तो वो संतुष्ट होकर नोट कर लेते हैं कि ये वस्तु अभी भी अच्छी हालत में है। स्कूल से बाहर निकलते ही क्रिस से कहता है कि डीन को उसके पिता के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। क्रिस बस कंधे उचकाकर कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में री को अचानक याद आता है कि वो अपनी कॉमिक बुक क्लासरूम में ही भूल गया है। ये याद आते ही वो जल्दी से उसे लेने के लिए वापस स्कूल के अंदर भाग जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि मिस्टर क्रेवन अभी अभी क्लास से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही रास्ता साफ होता है, री चुपके से कमरे के अंदर घुस जाता है, अपनी कॉमिक उठाता है और बाहर निकलने ही वाला होता है कि उसकी नजर शिक्षक के खुले लैपटॉप पर पड़ जाती है। उधर बाहर क्रिस अकेली खड़ी इंतजार कर रही होती है। तभी एक युवक उसके पास आता है और अपना परिचय नोआ के रूप में देता है। वो बताता है कि वह पास के सेंट मार्क चर्च में युवाओं को मार्गदर्शन देने का काम करता है। कुछ औपचारिक बातों के बाद वो अचानक क्रिस से पूछता है, क्या तुम भगवान पर विश्वास करती हो? क्रिस उससे साफ कहती है कि उसे धर्म जैसी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। तभी नोआ मुस्कुराते हुए उसे अपने चर्च आने का निमंत्रण देता है। वो कहता है कि वहां नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और माहौल भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगले ही पल वो अपनी जेब से नशीली चीजें निकालकर क्रिस को वेलकम गिफ्ट के तौर पर देने की कोशिश करता है। ये देखकर री तुरंत बीच में आ जाता है और उसे क्रिस से दूर रहने की चेतावनी देता है। क्रिस भी सख्ती से नोआ से कहती है कि वो ऐसी हरकत बंद करे। नोआ शांत आवाज में जवाब देता है कि भगवान हर इंसान के लिए कोई न कोई मकसद रखते हैं और वो तो बस जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। असल में शहर के कई माता पिता अपने बच्चों को उसके चर्च भेजते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो उन्हीं बच्चों को नशे की चीजें बेचता है। वो ये भी बताता है कि करीब 1 साल पहले एक लड़के की ज्यादा डोज लेने से मौत हो चुकी है। उधर उसी रात क्रेवन नाम का व्यक्ति अपने कंप्यूटर पर छुट्टियों के पैकेज देख रहा होता है। तभी वो उस कलश को खोलता है जिसमें वो रहस्यमयी सीटी रखी हुई थी, लेकिन उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि सीटी वहां से गायब हो चुकी होती है। उसे शक होता है कि शायद स्कूल का चौकीदार चार्ली इसके बारे में कुछ जानता हो, इसलिए वो उसे आवाज लगाते हुए बाहर गलियारे में आता है। तभी उसे पास ही एक बेहद पीला और बीमार सा दिखने वाला आदमी खड़ा दिखाई देता है। क्रेवन उसे डांटते हुए कहता है कि स्कूल बंद हो चुका है और यहाँ रुकना गैरकानूनी है। तभी अचानक पीछे से चार्ली आ जाता है, जिससे क्रेवन बुरी तरह चौंक जाता है। घबराया हुआ क्रेवन कहता है कि उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। तभी चार्ली रहस्यमयी अंदाज में कहता है कि उसकी एक छोटी सी सीक्रेट अब सुरक्षित है। जब क्रेवन हैरान होकर उसकी तरफ देखता है तो चार्ली सिगरेट पीने जैसा इशारा करता है। क्रेवन वापस अपनी क्लास में लौटता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि वही बीमार सा आदमी पहले से कमरे में उसका इंतजार कर रहा है। अचानक क्रेवन को जोर जोर से खांसी आने लगती है। उसकी सांसें तेजी से बिगड़ने लगती है और कुछ ही सेकंड में उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो जमीन पर गिर पड़ता है और वही उसकी मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ री और क्रिस ग्रेस के घर पर हो रही पूल पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी के दौरान री सबको वो रहस्यमयी सीटी दिखाता है। डीन मजाक में कहता है कि शायद इस सीटी से उसके दादा को बुलाया जा सकता है। इस पर ग्रेस तुरंत हंसते हुए कहती है कि उसके दादा अभी जिंदा है। तभी उसे अपना छोटा भाई टिम्मी पास ही खड़ा दिखाई देता है, तो वो उसे सख्ती से अपने कमरे में वापस जाने को कहती है। ग्रेस उस सीटी को ध्यान से देखती है और उसकी खूबसूरत बनावट की तारीफ करती है। तभी एली, जो अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में पार्ट टाइम काम करती है, धीरे से कहती है कि मौत में कोई खूबसूरती नहीं होती। डीन मजाक मजाक में अपनी गर्लफ्रेंड को चुनौती देता है कि वो सीटी बजाकर देखे। ये सुनकर क्रिस साफ कह देती है कि वो ऐसी किसी चीज में शामिल नहीं होना चाहती जिसका संबंध मौत से हो। एली उसे समझाते हुए कहती है कि अगर वो असहज महसूस कर रही है तो उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरकार ग्रेस उस सीटी को उठाती है और उसमें फूंक मार देती है। कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है।
फिर अचानक डीन पूछता है कि क्या किसी और को भी कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। क्रिस वहां से निकलने का फैसला करती है और सबको अलविदा कहकर जाने लगती है। तभी एली उसे रोकती है और अगले दिन होने वाले स्थानीय हार्वेस्ट फेस्टिवल में आने का निमंत्रण देती है। क्रिस थोड़ी देर सोचती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ हामी भर देती है। उसी समय री भागते हुए आता है और एली को उसका इंसुलिन पाउच थमा देता है। एली उसे धन्यवाद देती है और क्रिस को बताती है कि उसे अब अस्पताल की अपनी शिफ्ट के लिए जल्दी निकलना होगा। जाने से पहले एली क्रिस से कहती है कि फेस्टिवल के बारे में उसे मैसेज जरूर करे और उसका नंबर री से ले ले। एली के जाते ही क्रिस री से पूछती है कि क्या एली स्ट्रेट है। इस पर री बस कंधे उचकाकर कहता है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं। उस रात क्रिस अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई एली को मैसेज लिखने की कोशिश करती है। वो एक मैसेज टाइप करती है, फिर उसे डिलीट कर देती है, फिर दोबारा लिखती है और फिर मिटा देती है। जब वो फोन को देख रही होती है तभी उसे अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो खिड़की की तरफ नजर उठाती है और कुछ पल के लिए जम सी जाती है। तभी बिना खटखटाए दरवाजा अचानक खुल जाता है और री अंदर आ जाता है, जिससे वह चौंक जाती है। उसी समय उसे पता चलता है कि जो मैसेज वो लिख रही थी वो गलती से एली को भेज भी दिया गया है। ये देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन री उसे शांत रहने को कहता है और खुद एली को एक जवाब भेज देता है। उधर उसी समय ग्रेस पूल के पास बैठी अपना होमवर्क कर रही होती है। तभी उसे पास कहीं से हल्की हल्की सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगती है। पहले तो वो सोचती है कि शायद उसका छोटा भाई होगा, इसलिए वो ध्यान नहीं देती। लेकिन जब आवाज लगातार आती रहती है तो उसे अजीब लगने लगता है। वो पूल से बाहर निकलकर आसपास देखने लगती है। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के दौड़ने की आहट सुनाई देती है और वह मुड़कर देखती है। उसी पल कोई उसके गाल को हल्के से छूता है। वो घबराकर घूमती है तो देखती है कि सामने टिम्मी खड़ा है। टिम्मी शांत आवाज में कहता है कि उनकी माँ उसे बुला रही है। अगली सुबह स्कूल में असेंबली होती है, जहाँ री और क्रिस बाकी छात्रों के साथ बैठे होते हैं। एली धीरे से उन्हें बताती है कि पिछली रात मिस्टर क्रेवन की मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें स्टेज 4 फेफड़ों का कैंसर था और ये भी हैरानी की बात थी कि वे एक दिन पहले तक ठीक से चल फिर पा रहे थे। इसी दौरान एली की नजर कुछ सीट आगे बैठे एक हुड पहने व्यक्ति पर पड़ती है, जो ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे दौरा पड़ रहा हो। वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है और ऐसा लगता है जैसे उसके होंठ एली का नाम बोल रहे हों। कुछ देर बाद ग्रेस वो रहस्यमयी सीटी वापस क्रिस को देते हुए कहती है कि अब वो इसे अपने पास नहीं रखना चाहती। क्रिस सुझाव देती है कि इसे मेसन के परिवार को लौटा देना ही बेहतर होगा। इसलिए क्रिस और एली मेसन के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एली क्रिस के टैटू देखकर पूछती है कि वो उन्हें हमेशा छिपाकर क्यों रखती है। क्रिस इस सवाल को टालते हुए कहती है कि ये उसके लिए काफी निजी बात है। एली फिर हल्के से पूछती है कि वो तय कैसे करती है कि किस चीज का टैटू बनवाना है। इस पर क्रिस कहती है कि जब किसी चीज से आपको सच्चा लगाव हो जाए तो आप उसे अपनी जिंदगी भर के लिए अपने साथ रहने देते हैं। थोड़ी देर बाद वे मेसन के घर पहुंचते हैं। क्रिस दरवाजा खटखटाती है और दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल जाता है। वे दोनों अंदर चली जाती है। कुछ ही पलों बाद सीढ़ियों से मेसन की दादी आइवी नीचे आती है। वो बड़बड़ाते हुए कहती है कि वो इसी घर में मरना चाहती थी, लेकिन बैंक ने अब ये घर उनसे ले लिया है। फिर वो दोनों को एक कमरे में ले जाती है, जहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाई गई अजीब और रहस्यमयी चीजें रखी होती है। आइवी बताती है कि वो इन्हें मेमेंटो मोरी के तौर पर इकट्ठा करती है, ऐसी चीजें जो इंसान को उसकी मौत की याद दिलाती है। क्रिस उनसे पूछती है कि क्या वो सीटी भी उनके कलेक्शन का हिस्सा है, क्योंकि उसे ये मेसन के लॉकर में मिली थी। आइवी सिर हिलाकर कहती है कि उन्होंने इस सीटी को कभी नहीं ढूंढा, बल्कि ये सीटी खुद उनके पास आई थी, जैसे पहले उनकी बेटी और फिर उनके पोते के पास पहुंची थी। क्रिस जानना चाहती है कि आखिर ये सीटी करती क्या है। आइवी बताती है कि इसका नाम इंचोका है, जिसका मतलब होता है चीख। ये एक बहुत पुरानी वस्तु है जिसे बहुत पहले किसी लूटे हुए समुदाय से चुरा लिया गया था। क्रिस बताती है कि उन्होंने इसके ऊपर लिखे शब्दों का मतलब मृतकों को बुलाना समझा था, लेकिन आइवी धीरे से उसे सुधारते हुए कहती है ये मृतकों को नहीं, तुम्हारी मौत को बुलाता है। वो समझाती है कि जिस क्षण कोई इंसान जन्म लेता है उसी समय उसकी मौत भी जन्म लेती है। उस दिन से मौत उसे ढूंढती रहती है। अगर किसी इंसान की किस्मत में 90 साल जीना लिखा हो तो मौत को उसे ढूंढने में 90 साल लगते हैं, लेकिन अगर कोई इस सीटी की आवाज सुन ले तो ये आवाज मौत को सीधे उसी इंसान तक पहुंचा देती है, उससे कहीं पहले जितना उसके भाग्य में लिखा था। ये सुनकर क्रिस घबरा जाती है और पूछती है कि मौत आखिर दिखाई कैसी देती है। आइवी जवाब देती है तुम्हारी ही तरह, लेकिन वैसे जैसे तुम अपनी आखिरी सांस के समय दिखोगे। क्रिस घबराकर पूछती है अगर कोई मरना ही न चाहे तो। आइवी शांत स्वर में कहती है तो उसे जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। घर से बाहर निकलने के बाद एली कहती है कि आइवी काफी दवाइयां ले रही है और हाल ही में उन्होंने अपने पोते को खोया है, इसलिए शायद दुख की वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। वो ये भी कहती है
कि एक भविष्य की डॉक्टर होने के नाते उसे इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं लगता। क्रिस कुछ पल सोचती है, फिर कहती है कि शायद मिस्टर क्रेवन ने भी वही सीटी बजाई होगी जैसे मेसन ने की थी। एली तुरंत कहती है कि अगर ऐसा है तो शायद उसकी जानकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में मिल सकती है जहां वो काम करती है। कुछ देर बाद क्रिस और एली अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड्स रूम में पहुंचती है। फाइलों के बीच खोजते हुए एली धीरे से स्वीकार करती है कि मेसन की मौत के बारे में एक बात उसे हमेशा अजीब लगती रही है। रिपोर्ट के अनुसार मेसन शॉवर के अंदर अचानक आग की चपेट में आ गया था। स्कूल ने इस घटना की वजह गैस लीक को बताया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका शरीर इतना बुरी तरह जल चुका था कि उसकी पहचान करने के लिए दांतों के रिकॉर्ड तक देखने पड़े थे। तभी अचानक एक डॉक्टर कमरे में आ जाता है। दोनों लड़कियां घबराकर जल्दी से एक शेल्फ के पीछे छिप जाती है। डॉक्टर के जाते ही क्रिस जल्दी से मेसन की डेंटल फाइल उठा लेती है। वो एली से पूछती है कि मेसन की मौत के समय उसकी उम्र कितनी थी। एली जवाब देती है, सिर्फ 17 साल। क्रिस फिर कोरोनर की रिपोर्ट पढ़ने लगती है। उसे उसमें एक अजीब बात दिखाई देती है। रिपोर्ट में हड्डियों की बनावट और घनत्व का विश्लेषण बताता है कि शरीर किसी ऐसे व्यक्ति का लगता है जिसकी उम्र करीब 40 के आखिरी सालों में हो। ये देखकर क्रिस को अचानक आईवी की कही बात याद आती है। इंसान मौत के समय जैसा दिखने वाला होता है, मौत उसे वैसा ही बना देती है। अब एली को भी बात समझ आने लगती है। असल में मेसन की असली मौत शायद उसके 40 के दशक में होनी थी, लेकिन उस रहस्यमय सीटी की वजह से मौत उससे बहुत पहले ही उसे ढूंढती हुई आ गई। और शायद यही बात मिस्टर क्रेवन के साथ भी हुई होगी, जिन्हें आखिरकार फेफड़ों के कैंसर से मरना ही था। इस सच्चाई को समझते ही दोनों घबरा जाती है और तुरंत बाकी दोस्तों को चेतावनी देने के लिए अस्पताल से बाहर निकल पड़ती है। उधर शहर में उसी समय हार्वेस्ट फेस्टिवल चल रहा होता है। री की नजर अचानक नोआ पर पड़ती है, जो चुपके से ग्रेस को कुछ दे रहा होता है। ये देखकर री तुरंत उनके पास पहुंच जाता है और कहता है कि उसे ऐसी बेकार चीजों की जरूरत नहीं है। ग्रेस हंसते हुए कहती है कि ये तो बस थोड़ी सी वीड है। री उसे समझाता है कि वो इसे फेंक दे और उसके साथ चले। वो कहता है कि वो स्टॉल पर उसके लिए टेडी बियर जीत सकता है, लेकिन ग्रेस मुस्कुराते हुए मना कर देती है। वो कहती है कि री बहुत अच्छा लड़का है और एक दिन वो किसी ऐसे इंसान को जरूर खुश करेगा जो उससे भी बेहतर होगा। इसके बाद ग्रेस डीन के पास जाती है और उसे एक खेल खेलने का चैलेंज देती है। वो कहती है कि वो घास के बड़े से भूल भुलैया जैसे मैदान में छिपेगी और डीन को उसे ढूंढने के लिए 2 मिनट बाद अंदर आना होगा। अगर डीन उसे तब तक पकड़ लेता है जब तक वो बीच में लगी घंटी नहीं बजा देती, तो वो जीत जाएगा। इधर दूसरी तरफ उसी फेस्टिवल में क्रिस और एली भी पहुंच जाती है। क्रिस तुरंत री को फोन मिलाती है, लेकिन इस बार उसका फोन कोई नहीं उठाता। क्रिस और एली अभी री को ढूंढने ही वाली होती है कि तभी नोआ फिर से उनके सामने आ जाता है। वो फिर से नशे की चीजें बेचने की कोशिश करता है। क्रिस उसे गौर से देखती है। अचानक नोआ अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और सफाई देने लगता है कि उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन क्रिस बिना डरे उससे चाकू छीन लेती है और उससे उस लड़के के बारे में सवाल करती है जिसकी मौत उसके नशे की वजह से हुई थी। नोआ बार बार कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर क्रिस गुस्से में चाकू से उसके नाक पर हल्का वार कर देती है, जिससे वहां गहरा कट लग जाता है। उधर उसी समय घास के ढेरों से बने भूल भुलैया जैसे रास्तों के अंदर ग्रेस दौड़ रही होती है। चारों तरफ डरावने नकली किरदार अचानक सामने आकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे होते हैं और ग्रेस घबराई हुई हंसी के साथ आगे बढ़ती जाती है। 2 मिनट की गिनती खत्म होते ही डीन और उसका एक दोस्त भी उसके पीछे भूल भुलैया में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे जैसे ग्रेस अंदर की तरफ बढ़ती है, उसे अचानक कोई उसका नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद डीन होगा, लेकिन जब वो एक मोड़ पर पहुंचती है तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है जो उसे घूर रही होती है। वो बूढ़ी औरत धीमी आवाज में फिर से उसका नाम लेती है। ये देखकर ग्रेस घबरा जाती है और भागने लगती है। बाहर भूल भुलैया के पास क्रिस री से पूछती है कि बाकी लोग कहाँ हैं। री अंदाजा लगाते हुए कहता है कि शायद सब लोग उसी भूल भुलैया में होंगे। उसी समय री एक स्टॉल से टेडी बियर जीत कर आता है और फिर तीनों जल्दी से भूल भुलैया के अंदर चले जाते हैं। इधर ग्रेस घबराकर डीन को फोन करती है और धीरे से कहती है कि कोई अजीब सी बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है। डीन हंसते हुए कहता है कि ये तो उस डरावने खेल का ही हिस्सा होगा, लेकिन ग्रेस की घबराहट कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। अचानक उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वो जोर से चीख उठती है। घबराहट में वह पास पड़ी एक फावड़ा उठा लेती है और उस बूढ़ी औरत के सिर पर जोर से वार कर देती है। वार लगते ही वो औरत एक तरफ गिर जाती है, लेकिन उसी झटके में ग्रेस भी जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ पल बाद ग्रेस खुद को संभाल कर उठती है। वो अपने सिर को छूती है और जब हाथ हटाती है तो उस पर खून दिखाई देता है, ठीक उसी तरह जैसे उस औरत के सिर पर था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो बूढ़ी औरत फिर से उठ खड़ी होती है। ये देखकर ग्रेस डर के मारे फिर से दौड़ पड़ती है। भूल भुलैया के किसी और हिस्से में डीन बार बार उसका नाम पुकार रहा होता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। ग्रेस घबराई हुई दौड़ती रहती है
और डीन को आवाज लगाती रहती है। अचानक उसे घास के ढेरों के बीच एक संकरा रास्ता दिखाई देता है और वो किसी तरह वहां से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वही बूढ़ी औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी होती है। वो आकृति अचानक उस पर झपटती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन ग्रेस किसी तरह खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ जाती है। आखिरकार उसे भूल भुलैया के बीच में लगी घंटी दिखाई देती है। अपनी बची खुची ताकत जुटाकर वो वहां तक पहुंचती है और पूरी ताकत से घंटी बजा देती है। घंटी की तेज आवाज पूरे भूल भुलैया में गूंज जाती है। यह आवाज सुनकर डीन, क्रिस, एली और रीस सभी उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। कुछ देर बाद जब सब एक साथ होते हैं तो डीन ये मानने से इनकार कर देता है कि वो बूढ़ी औरत असल में ग्रेस ही थी। लेकिन क्रिस शांत स्वर में उसे समझाती है कि जो उन्होंने देखा वो सच में ग्रेस ही थी। उसकी किस्मत में शायद बुढ़ापे में मरना लिखा था, इसलिए मौत उसी रूप में उसके सामने आई। डीन गुस्से और घबराहट में प्रतिक्रिया देता है। तभी एली उसे याद दिलाती है कि जब ग्रेस ने वो मौत वाली सीटी बजाई थी तब वे सभी वहीं मौजूद थे। उस सीटी की आवाज ने उनकी मौतों को बुला लिया था। क्रिस धीमे स्वर में कहती है कि उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो और वो उस डरावनी चीज को पहले भी देख चुकी है। डीन इन सारी बातों पर हंस देता है और साफ कहता है कि उसे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो कहता है कि वो घर जा रहा है और वहीं बैठकर ग्रेस के फोन का इंतजार करेगा। इसके बाद वो सारा दोष क्रिस पर डाल देता है। उसका कहना होता है कि जब से क्रिस इस शहर में आई है तभी से अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हुई है। ये सुनकर री तुरंत बीच में आ जाता है और डीन को याद दिलाता है कि ग्रेस को सीटी बजाने की चुनौती उसी ने दी थी। री गुस्से में कहता है, अगर कुछ हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। डीन ये सुनकर भड़क उठता है और री को जोर से धक्का दे देता है जिससे वो जमीन पर गिर पड़ता है। फिर वो तिरस्कार भरे लहजे में कहता है कि री जैसा लड़का कभी भी ग्रेस जैसी लड़की के साथ नहीं हो सकता था। उस रात डीन अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है। अचानक उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ती है जहां उसे खून से लथपथ एक डरावनी आकृति खड़ी दिखाई देती है। घबराकर वो तुरंत लाइट जला देता है, लेकिन लाइट जलते ही वो आकृति गायब हो जाती है। तभी दरवाजे पर उसके पिता दस्तक देते हैं। डीन उन्हें बताता है कि उसे बस एक बुरा सपना आया था, लेकिन उसके पिता को उस पर भरोसा नहीं होता। वो पूछते हैं कि क्या उसने फिर से शराब पी है। वो उसे सख्ती से चेतावनी देते हैं कि नशे में गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक हो सकता है और एक दिन यही उसकी मौत की वजह भी बन सकता है। इधर री के घर में क्रिस एली से पूछती है कि री की हालत कैसी है। एली बताती है कि ग्रेस बचपन से ही री की पसंद थी और वो उससे बहुत जुड़ा हुआ था, इसलिए वो इस घटना से बुरी तरह टूट चुका है। कुछ देर तक कमरे में गहरी खामोशी छाई रहती है। फिर क्रिस एक ऐसा राज बताती है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। वो कहती है कि करीब 1 साल पहले उसने बहुत ज्यादा नशे की दवा ले ली थी। उसके पिता ने उसे बेहोश हालत में पाया और तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए कार में बैठा लिया, लेकिन रास्ते में उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। उस हादसे में उसके पिता की मौत हो गई, जबकि वो खुद बच गई। ये सुनकर एली धीरे से उससे माफी मांगती है। क्रिस बताती है कि वो आज भी अपने पिता का संगीत सुनती है क्योंकि उससे उसे ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी उसके करीब हो। फिर वो भारी आवाज में कहती है कि कई बार उसे लगता है कि उस हादसे में उसके पिता की जगह उसे मर जाना चाहिए था। ये सुनकर एली धीरे से उसके करीब आती है और उसे चूम लेती है। क्रिस थोड़ा चौंक जाती है और हल्की घबराहट के साथ हंसते हुए कहती है कि वो एली जितनी समझदार या परफेक्ट नहीं है। एली मुस्कुराकर जवाब देती है, लेकिन तुम क्राइसेंथेमम हो। इस बार क्रिस खुद आगे बढ़कर एली को चूम लेती है। उधर उसी समय घर की छत पर खड़ा री अचानक एक डरावना दृश्य देखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो खुद स्टील फैक्ट्री के अंदर भारी मशीनों के बीच फंस गया हो और मशीनें उसे कुचल रही हों। यह दृश्य इतना वास्तविक लगता है कि वो घबराकर वहीं खड़ा रह जाता है। अगली सुबह क्रिस, एली और री एक बार फिर आइवी से मिलने जाते हैं। इस बार आइवी बहुत कमजोर हालत में बिस्तर पर पड़ी होती है, जैसे उनका अंतिम समय करीब आ चुका हो। क्रिस उन्हें बताती है कि उस सीटी की वजह से उनके एक दोस्त की जान जा चुकी है और वो जानना चाहती है कि आखिर वो चीज चाहती क्या है। आइवी धीरे धीरे समझाती है कि बहुत पुराने समय में कई सभ्यताएं मौत के देवताओं को शांत रखने के लिए बलि दिया करती थी। उनके अनुसार इंचोका नाम की यह चीज सदियों से आत्माएं इकट्ठा करती आ रही है। एली घबराकर पूछती है कि क्या इसे रोका जा सकता है। आइवी शांत आवाज में कहती है कि मौत को रोका नहीं जा सकता, एक बार उसे बुला लिया जाए तो वो पीछे नहीं हटती। लेकिन वो ये भी बताती है कि उसकी दिशा बदली जा सकती है। अगर मौत बिल्कुल करीब आ जाए तो अपनी ही खून की निशानी किसी और इंसान पर लगा दो और वो इंसान इंचोका के लिए नई बलि बन जाएगा। उसी पल क्रिस को ऐसा लगता है जैसे उसकी अपनी मौत पास खड़ी उसे देख रही हो। अपनी आखिरी सांसों में आइवी एक बात कहती है, मौत कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जीना एक चुनाव है। री इस बात को सुनकर बलि देने वाले विचार पर सोचने लगता है, लेकिन क्रिस और एली तुरंत इसका विरोध करती है। क्रिस बताती है कि उसने अपनी मौत को देखा है और उसे लगा
कि भविष्य में उसकी मौत ड्रग ओवरडोज से होने वाली है। री आखिरी बार उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वे फिर से मना कर देती है तो वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर डीन अपने घर में टीवी पर खबर देख रहा होता है। खबर में बताया जा रहा होता है कि पेलिंगटन हार्वेस्ट फेस्टिवल की घटना के बाद पुलिस को एक अज्ञात बुजुर्ग महिला का शव मिला है। डीन परेशान होकर टीवी बंद कर देता है। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और वही खून से सनी डरावनी आकृति फिर उसके सामने दिखाई देती है। बाहर से उसके पिता आवाज देते हैं और पूछते हैं कि क्या सब ठीक है, लेकिन डीन कोई जवाब नहीं देता। वो जल्दी जल्दी दरवाजे के सामने सामान लगाकर उसे बंद कर देता है, जैसे किसी चीज को अंदर आने से रोकना चाहता हो। उसके माता पिता बाहर से दरवाजा पीटते रहते हैं और उसे खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वो आकृति उसके पास आ जाती है और उसे छू लेती है। अगले ही पल डीन का शरीर ऐसे मरोड़ खाने लगता है जैसे वो किसी भयानक सड़क हादसे में फंस गया हो। आखिरकार उसके माता पिता दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और सामने का दृश्य देखकर चीख उठते हैं। इधर क्रिस और एली री के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो वहां नहीं मिलता। तब उन्हें अंदाजा होता है कि वो शायद स्टील मिल में होगा जहां वो काम करता है। उसी समय री गुस्से में चर्च के अंदर पहुंचता है, हाथ में बंदूक लिए। वो नोआ को अपने साथ चलने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही चर्च की घंटी बजती है, री एक पल के लिए ध्यान खो देता है। इस मौके का फायदा उठाकर नोआ बंदूक छीन लेता है और गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक में गोलियां ही नहीं होती। री तुरंत उसे काबू में कर लेता है और बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे स्टील मिल ले जाता है और एक कुर्सी से बांध देता है। री कहता है कि उसकी किस्मत में यही जगह लिखी है, इसलिए आज यही उसकी मौत होगी। वो अपनी हथेली काटता है ताकि अपने खून से उसे चिन्हित कर सके। घबराया हुआ नोआ पूछता है कि क्या ये कोई काला जादू है। री के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी अपनी मौत भी बहुत करीब है। जैसे ही वो नोआ को अपने खून से चिन्हित करने वाला होता है, तभी क्रिस और एली वहां पहुंच जाती है और चिल्लाकर उसे रोकती है। री गुस्से और डर से कांपते हुए कहता है कि ये कितना गलत है कि नोआ जैसे खतरनाक इंसान जिंदा रहें और वे सब मर जाएं। लेकिन आखिरकार वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो थकी हुई आवाज में कहता है, शायद हर इंसान को एक दिन मरना ही पड़ता है। री की ये बात सुनकर अचानक क्रिस के दिमाग में एक विचार आता है। वो कहती है कि उसे शायद इससे बचने का एक तरीका मिल गया है, लेकिन इससे पहले कि वो सब समझा सके, अचानक किसी अदृश्य मशीन की पकड़ में री के हाथ आ जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वो बुरी तरह कुचल कर मर जाता है। क्रिस टूटकर रोने लगती है, जबकि एली उसे संभालने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद क्रिस खुद को संभालती है और दृढ़ आवाज में कहती है कि वो एली को मरने नहीं देगी। फिर वो अपनी योजना बताती है। उन्हें मौत को धोखा देना होगा, ऐसा दिखाना होगा कि वे मर चुके हैं, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। क्रिस को याद आता है कि एली के पास डायबिटीज के लिए इंसुलिन रहता है। वो पूछती है कि क्या उससे दिल कुछ मिनटों के लिए रोका जा सकता है। एली बताती है कि सिर्फ इंसुलिन से ऐसा नहीं होगा। फिर वो थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि उसके पास एक और तरीका है। क्रिस उससे कहती है कि जब वो तैयार हो जाए तो सारे सामान अंदर ले आए। क्रिस खुद पहले अंदर जाती है और जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है, उसका सामना सीधे मौत से हो जाता है। कुछ ही पलों बाद एली भी अंदर आ जाती है और दवाइयों की तैयारी करने लगती है। उधर क्रिस जल्दी जल्दी बर्फ से भरा पानी तैयार करती है और साथ ही डिफिब्रिलेटर भी पास में रख देती है। क्रिस कहती है कि वो पहले एली को इंजेक्शन दे देगी, लेकिन एली तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि उसे जिंदा रहना होगा ताकि वो क्रिस को वापस ला सके। कुछ ही सेकंड बाद दवा असर दिखाती है और क्रिस अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। एली सावधानी से उसे उठाकर बर्फ से भरे पानी में लिटा देती है ताकि उसका दिमाग सुरक्षित रहे और उसका दिल कुछ समय के लिए रुक जाए, बस इतना कि मौत को धोखा दिया जा सके। उधर उसी समय नोआ होश में आ जाता है। वो बंदूक उठाता है और लड़खड़ाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है। इधर एली तुरंत क्रिस को वापस जिंदा करने की कोशिश शुरू कर देती है। वो उसकी नब्ज चेक करती है, लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। वो सीने पर दबाव देना शुरू करती है, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्रिस बिल्कुल स्थिर पड़ी रहती है। अचानक एली को बाहर से दरवाजे के शटर के घिसटने की आवाज सुनाई देती है। नोआ उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। एली के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वो कोशिश करना बंद नहीं करती। तभी उसे अपने पीछे कुछ अजीब महसूस होता है। वो मुड़कर देखती है और उसके पीछे उसकी अपनी मौत खड़ी दिखाई देती है। उसी समय दूसरी तरफ क्रिस भी अपनी ही मौत का सामना कर रही होती है। वो उस डरावनी आकृति से जूझने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे आसानी से काबू में कर लेती है। तभी क्रिस को आइवी की कही बात याद आती है, मरना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीना तुम्हारा फैसला है। वो अपना ध्यान एली की आवाज पर लगाती है, जो बार बार उसका नाम पुकार रही होती है। उधर असली दुनिया में अचानक दरवाजा खुल जाता है और नोआ अंदर घुस आता है। वो एली पर गोली चला देता है। गोली उसे छूते हुए निकल जाती है और वो दर्द से चीख उठती है, लेकिन इसके बावजूद वो क्रिस को जिंदा करने की कोशिश बंद नहीं करती। आखिरकार कुछ देर बाद क्रिस की सांसें लौट आती है और वो धीरे धीरे होश में आ जाती है। तभी वो एली के पीछे खड़ी उसकी मौत को भी देख लेती है। उसी समय नोआ फिर से बंदूक उठाता है
और बकवास करने लगता है। वो कहता है कि भगवान हर इंसान के लिए कोई योजना बनाते हैं और वो तो सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। फिर वो क्रिस को कहता है कि उसके लिए अब कोई मुक्ति नहीं है। वो ये भी चिल्लाता है कि वो पवित्र खून से शुद्ध हो चुका है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक भयानक, सूजी हुई और डरावनी आकृति दिखाई देती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और घबराहट में उस पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसकी भी मौत हो जाती है। समय बीतता है। 3 महीने बाद क्रिस और एली अब एक साथ है। जो कुछ उन्होंने झेला उसके बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन स्कूल में नई आई एक छात्रा आशा अपना लॉकर खोलती है और अंदर उसे एक पुरानी रहस्यमयी सीटी दिखाई देती है। उसी दिन स्कूल की असेंबली में आशा का परिचय कराया जाता है। बताया जाता है कि वो वायलिन बजाकर राष्ट्रीय गान प्रस्तुत करेगी। आशा मंच पर आती है, माइक के सामने खड़ी होती है और फिर अचानक वो उस सीटी को उठाती है और उसमें फूंक मार देती है और यहीं से एक नया डरावना सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, यही थी इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी की पूरी दास्तान। अगर आपको यह मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा डरावना लगा। और अगर आप ऐसी रोमांचक मूवी रिकैप और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।